बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरह तहा की जो दुआ है मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि ऐ अल्लाह मेरा सीना कुशादा कर दे, वसी कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है, पीछे लगी हुई है। मेरी एक बेटी नुमा एक खातून है, उन्होंने मुझे दी, बहुत शुक्रिया उनका। आज के हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर तैयब रशीद साहब हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया था आपके प्रोग्राम के। लोगों ने कहा कि इतनी हमें एक होप की, एक उम्मीद की किरण डॉक्टर साहब ने की है। और कई लोगों ने कहा कि हम तो इतने एक नफ्सियाती डिप्रेशन में थे, तो मैंने जब ये प्रोग्राम देखा तो मैं तो बहुत, मेरा दिल खुश हुआ, मेरी जहनी कैफियत बहुत इम्प्रूव हुई। नाज़रीन, जिन्होंने डॉक्टर तैयब रशीद का प्रोग्राम पिछला नहीं देखा, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन मैं उनका बताना चाहता हूं, अगर ये आप देखिएगा कि इनका डॉक्टर साहब बहुत चोटी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया के, और इस वक्त दुनिया के जो सबसे मायानाज साइकोलॉजिस्ट समझे जाते हैं डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, उनके साथ इन्होंने एक किताब लिखी है, पॉजिटिव साइकोथेरेपी। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन ने एक नया जाविया दिया है साइकोलॉजी में, जिसको कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। उनकी किताब बड़ी मशहूर है, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, जिसके मुतालिक पिछली दफा बात की, और डॉक्टर साहब आज थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फ्लरिश उनकी बड़ी जबरदस्त किताब है। पर पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक फॉर्मूला है परमा, वो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, वो आप डॉक्टर साहब भी इंशाल्लाह हमें आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतालिक बताएंगे। डॉक्टर साहब का ये मैं बताता चलूं, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कनाडा में उनकी यूनिवर्सिटियों में, ऑस्ट्रेलिया और उनकी यूनिवर्सिटियों में अपना जो है सिक्का जमवाया है। बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं और इंशाल्लाह हम इनको रेगुलरली लाएंगे, हर हफ्ते लाएंगे। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में 2 दफ़ा आएँ। और दूसरी बात यह कि नाज़रीन, अगर आप प्रोग्राम सुनते हैं और आपके पास कुछ सवाल हैं, प्लीज़ मुझे भेजें, तो हम उन सवालों को जो हम उनमें से हम सिलेक्ट ऑब्वियसली करके डॉक्टर साहब की खिदमत में मैं पहले पेश करूंगा कि जब वो अगली दफ़ा प्रोग्राम में आए तो उनको एड्रेस करें। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही तहलका खेज एक आर्टिकल लिखा है, मेरा ख्याल है उसके मुतालिक भी हम बात करना चाहेंगे। मैं वो आर्टिकल का जरा एक छोटा सा ये दिखा दूं। इसमें आपने लिखा है जी, कॉस्ट ऑफ कॉन्शियंस, हाउ मॉरल इंजरीज हैव एम्पुटेटेड द सोल ऑफ अ नेशन। के जमीर की जो 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 जमीर है ना, उसका क्या असर होता है कि जब हमारी इखलाकी जो तबाह कुन जख्म हमें नेशन कौम के ऊपर दिए जाते हैं, तो उसका उसकी सोल पर उसका क्या असर होता है। तो इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ, आर्टिकल को आई एम श्योर आज डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, कुछ आपने पिछली दफा बात की थी, उसका आप रैप अप करना चाहते थे तो मुझे बता दीजिए। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। पहली बात तो मैं आपसे और मेरे सामीन से, नाजरीन से गुजारिश है कि प्लीज़, मुझे कोई शौक नहीं है ज़बरदस्त बनने का, ना मैं हूँ, क्योंकि ये ज़बरदस्त बनना या बड़ा बनना, आप आज की जो मेरी टॉक होगी उसमें कुछ मैं बात करूँगा कि इट कम्स, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और मैं ना चीज़ मेरे कंधे इसके काबिल नहीं है कि मैं इतनी ले सकूं। मैं एक छोटी सी काविश अपने एतबार से जो भी कर सकता हूं आपके लिए, अपने मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए, वो मेरी वो हाजिर है। तो हैदर भाई, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन थी और मेरी माजरत कुछ नाजरीन से, चूँकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ इस्लाहात की मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको बयान नहीं कर सका लर्न्ड ऑप्टिमिज्म के, तो उसका थोड़ा सा रैप अप कर देता हूँ। ये जो था लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का जो थ्योरी, जो आइडिया था, वो सेलिगमैन ने दिया था। उनका था कि आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, जब हमें कोई मुश्किल आती है,
जब हम किसी सदमे से गुजरते हैं, कोई अपसेट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, नेगेटिव इवेंट जो होता है, मनफी दुख आ जाता है, ज़िंदगी में नाकामी आती है, तो उसको हम कैसे अपने आप, अपने हार्ट में, अपने दिल में और अपने ज़हन में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसकी 3 डायमेंशंस थी। तो हैदर भाई आपको दिखाएंगे अगली स्लाइड। तो उसको, उनकी जो 3 डायमेंशंस थी, उसको पहली जो थी आप देख रही हैं 3 डायमेंशंस ऑफ अ कॉज, वो है पर्सनलाइजेशन थी, जिसको अगर आप में जिन लोगों ने पिछली दफ़ा देखा उसको रीइंफोर्स करने के लिए, उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप उसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि जब भी आपके पास कोई नाकामी आती है, क्या आपके जहन में, क्या आपके दिल में आप ये सोचते हैं कि कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे मेरी वजह से है, मी, या नॉट बिकॉज ऑफ मी? कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने आप को कहते हैं, अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। कुछ लोग कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे बाहर के हालात को ठहराते हैं, हालांकि हकीकत इन सब के बीच में होती है। और दूसरी डायमेंशन जो है वो परमानेंट की, जब भी हमारे ऊपर कोई इफ्ताद, कोई मुसीबत आती है, क्या वो हमेशा के लिए होती है या वो टेम्पररी होती है? तो उसको ऑलवेज, हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, या नॉट ऑलवेज रहेगी? तो अगेन जो ऑप्टिमिस्ट हैं वो उसके बीच में रहेंगे, जो पैसिमिस्ट है वो कहेंगे हमेशा रहेगी, और वो अपना इसलिए अपनी मजीद कोशिश करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो फिर बिलीव करेंगे कि दिस इज अनफेयर वर्ल्ड में, ये तो दुनिया में कुछ भी नहीं मैं कर सकता, यहाँ मुझ में खराबी है, यहाँ दुनिया में खराबी है, और ये उस्ताद जो है वो हमेशा के लिए मेरा पीछा करेगी। जो तीसरी डायमेंशन है वो अक्सर हम करते हैं, कोई मुश्किल आ जाए, पेश आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी की हर चीज़ें तबाह हो गई, भाई मेरे तो सारी उम्मीदें इससे बरकरार थी। तो और टेम्परेरी हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो ख़राब हो गई। यहाँ ये भी आप उसको उसके एतबार से कहते हैं कि जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वही चीज़ ख़राब हो जाती है, अपने आप को भी दोबारा से मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग, सो परवेसिव नॉट परवेसिव। सो अपनी ज़ात, मुहीत और वक्त के, इन तीनों डायमेंशंस को अगर आप देखें, और इस दफ़ा मेरे पास वक्त था थोड़ा सा, तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपका जो, अगर आपने रजायत पसंदी, आपने अगर ऑप्टिमिज्म, आपने अगर रोशन मुस्तकबिल के लिए की तलाश करनी है, स्पेशली खास तौर पे जब आपके सामने मुश्किल पेश आए, तो ना आप कंप्लीटली अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं, ना बाहर को, इसके बीच में आपको रास्ता ढूंढना होगा। ना आपकी सारी चीजें खराब हुई है, कुछ चीजें इंटैक्ट है, उनको देखना चाहिए, और ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो ये जो की वर्ड्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को हमेशा सिखाता हूँ, मी नॉट मी, एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग, ऑलवेज नॉट ऑलवेज। और आप देखिए तीनों दायरों के बीच में आपका ऑप्टिमिज्म इतना नाजुक है और इतना छोड़ा कि आप उसको आपको उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, वरना नेगेटिविटी, जो मनफी रवैये हैं हमारे अपनी ज़ात के और बाहर के, वो आप पे हावी हो जाते हैं आसानी से। तो इसलिए इसको थोड़ा सा गार्ड करना पड़ता है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं हदूद तायन करें कि ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, ये हर वक्त नहीं रहेगा, और तीसरी चीज आपने कही कि ये पूरा तमाम मेरी जिंदगी नहीं तबाह हुई, एक महदूद हिस्सा जो है उसके अंदर मुसीबत आई है। तो ये हदूद जब तायन करेंगे तो आपको उस बुरे वक्त से निपटने की ताकत ज्यादा मिलेगी, ये बेसिकली है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम थोड़े से माइंडफुल रहे, इसमें की वर्ड है, की जो सबसे अहम नुक्ता है हैदर भाई, वो है आपके दिल में और आपके दिमाग में क्या डायलॉग चल रहा है, क्योंकि वो डायलॉग, क्या बातचीत चल रही है अंदर, क्या सोच रहे हैं, क्या लफ्ज चल रहे हैं, बिल्कुल वो डायलॉग बहुत प्राइवेट है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये आपका अपने आप से डायलॉग है जब आपके ऊपर कोई मुफ्ताद, कोई मुसीबत पड़ती है। ठीक, अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका आ गया जी मॉरल इंजरी, जो ये आपका आर्टिकल है जी। अच्छा,
اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس کا میں جب پڑھ رہا تھا نا اس آرٹیکل کو تو اس کے اندر سے میں نے چند چیزیں نکالی, میں خدمت میں پیش کرتا ہوں, پھر آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں. پہلے تو بات جو ہے جو نیچے بھی چل رہی کہ ضمیر کی قیمت, اخلاقی چوٹوں قوم کی روح کو اخلاقی چوٹوں سے کیسے تباہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تباہی ہو گئی. مثال کے طور پر جنگ میں ایک سپاہی مفروضہ طور پر دشمنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہاں تک کہ مار ڈالتا ہے. شاید بعد میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بے گناہ لوگوں کو بھی شاید مار دیا ہو, صرف دشمن کو نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ تاہم اخلاقی چوٹ کا دائرہ صرف میدان جنگ اور نقصان پہنچانے تک محدود نہیں ہے. اس کا دائرہ کار میں ہماری اخلاقی اقدار, عقائد اور توقعات کے خلاف ورزی کرنے والے, اعمال کو روکنے, گواہی دینے والے اور یہاں تک کہ سیکھنے میں ناکامی بھی شامل ہے. پھر آپ کہتے ہیں, اور میں اس کو ختم کرتا ہوں, اس حوالے سے پاکستان میں حالیہ واقعات کے تناظر میں جو اخلاقی چوٹ پاکستان کی عوام, پاکستان کے ججوں پر, صحافیوں پر, انسانی حقوق کے کارکنوں پر, عام شہریوں پر, رہنماؤں پر اور خاندانوں پر, یہاں تک کہ بیرون ملک رہنے والے مقیم پاکستانیوں کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے اس تباہی نے. پھر آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک اگزامپل دی, آپ نے کہا پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر بغیر جواز اور وجوہات کے چھاپے مارے, فرنیچر اور آلات کو تباہ کیا, قیمتی سامان لوٹ لیا, خواتین اور بچوں کو گھسیٹ کر مارا پیٹا, دھمکیاں دی. یا یہ تو بہت ہے. اور ایسی صرف یہ جو سیاسی رہنماؤں کے صرف رشتہ دار ہی تھے, ان کو بھی اسی کے ساتھ اس طرح کی حرکتوں سے کیا اور لوگوں کی ویڈیو ٹیپیں بنائی گئی. یہ میں نے چند چیزیں نکالی ہیں, اس پہ ذرا آپ مہربانی فرما کر تھوڑی اور روشنی ڈالیں. حیدر بھائی, میرے نزدیک یہ جو کرائسس ہے یہ ایک اخلاقی کرائسس ہے, ایک اخلاقی صدمہ سمجھ لیں, ایک ٹراما ہماری جو ہے ملک اس سے گزر رہا ہے, اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں, وہ آج کی نہیں ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کی, کیونکہ میں 50 برس کا ہوں, میں نے بہت سی چیزیں اپنی ملک سے باہر دیکھی ہیں. تو یہ جو اخلاقی صدمہ کہہ لیں, اسے اخلاقی ضرر کہہ لیں, یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو اس کا میرا جو اس آرٹیکل لکھنے کا جو مین تھیسس تھا, اس میں یہ تھا کہ جنہوں نے پاور کا غلط استعمال کیا, یا جو جیسا بھی انہیں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا, اس میں اسپیشلی پہلے ہماری پولیس اور سیکیورٹی فورسز آتے ہیں, آپ انہیں ان کا اندازہ کریں. پرپیٹریٹر جنہوں نے ان چیزوں کے ارتکاب کیا, کیا وہ صرف اس سوچ سے کر رہے تھے کہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے, انہیں کہا گیا ہے, اور یا ان کے اندر ان کا اپنا ضمیر کہاں گیا؟ اب سوچیں نا, آپ دیکھیں انسان کی, جب آپ چھوٹے بچوں کو مائنرز کو ابیوز, ان کا استحصال ہوتا ہے, خواتین کا استحصال ہوتا ہے, بوڑھوں کا استحصال ہوتا ہے, جو کہ ہماری کلچرل ویلیوز نہیں تھی. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے اپنے پبلک سفیر میں دیکھا کہ یہ جب ان کے حقوق کی پامالی ہوئی, تو اس میں پھر ایک سب سے پہلے ہمیں دیکھنا کہ یہ پرپیٹریٹر کون ہے اور ان کی کیسی اخلاقی اقدار تھی. کیا ہم نے پچھلے کئی نسلوں نے ان کی اخلاقی اقدار کی, ان کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ they may able to come and say, کھڑے ہو کے کہہ کے نہیں, ہم نہیں کر سکتے. پرہیپس ان کو شاید یہ ہے کہ یہ میری, اب آپ ان کے کمپلیٹلی آپ انہیں بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ یہ ہوگا, میں ان کے مائنڈ سیٹ سے سوچ رہا ہوں ایسا نفسیات دان, کہ ان کو اپنی نوکری کی فکر ہوگی شاید, لیکن اس نوکری کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہاں سے مائنڈ سیٹ ویسے آتے ہیں, کیوں وہ سٹینڈ اپ انہوں نے کیا, انہوں نے پرہیپس اس لیے نہیں سٹینڈ اپ کیا کہ وہ
आते ही मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, इम्प्रेशनेबल, उनके माइंड इतने पुख्ता नहीं होते हैं, या उनकी तरबियत ऐसी हमारे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसी नहीं कर सके कि हम जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हो सकें। तो दैट्स एक तो मेरा पॉइंट ये था। चलें, एक तो ये परपिट्रेटर को, सो जस्ट टू रैप इट अप, एक आपने कहा कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत ने उनको नहीं सिखाया कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक इंसानी फरीजा भी है और अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म भी है। बिल्कुल। और उसमें मैं समझता हूँ, एक चले मैंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू उसमें हैदर भाई ये हो सकता है पावर का। अब इसके पावर को आप कैसे नफ्सियाती तौर पर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था अगस्त 1971 में स्टैनफोर्ड में। उसे कहते हैं प्रिजन एक्सपेरिमेंट। और ये स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको फिल जिम्बार्डो ने, बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुरानंदाजी के जरिए आधे को जेल के गार्ड बना दिया, आधे को प्रिजनर बना दिया, मुजरिम बना दिया। और ये तकरीबन 6 हफ्ते चलना था, 30 दिन तक चलना था, और ये 6 दिन के बाद ख़त्म करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि इवन दो कि ये एक रोल असाइन किए गए थे, वो रोल प्ले कर रहे थे, जो मतलब ये ऐसे ही उन्होंने अपना ये कोई पैदाइशी जालिम नहीं थे जिनको गार्ड बनाया गया, या जो प्रिजनर थे वो पैदाइशी मजलूम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ये उन्होंने रोल किया, लेकिन वो अपने रोल में, स्पेशली जो थे गार्ड्स, उन्होंने अपने रोल्स की वायलेशन इतना स्टार्ट करना शुरू कर दी, अपने प्रिजनर्स को इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि दे हैव टू स्टॉप। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो वो ख़त्म करना पड़ा। तो यानी आप देखें कि एक एक्सपेरिमेंट में जब इंसान की जिबिल्लत जो है, हमारी इनेट जो कह लें कि नेगेटिव इम्पल्सेस जो हैं वो बाहर आ जाती है, तो आप देखिए यहाँ तो आपको सैंक्शन कर रहे हैं, आपको अथॉरिटीज सैंक्शन कर रहे हैं कि करो। तो हमें इसको इस माइंडसेट के साथ भी देखना चाहिए कि जब भी आपके पास पावर आती है, उसकी जब तक हम सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो उसका अब्यूज जो है, उसका इस्तेसाल जो है, वो इनएविटेबल, नागुज़ीर हो जाता है अगर आपके पास अच्छे सेफ्टी वॉल्स ना हो सोसाइटी में। तो ये तो गार्ड्स थे, ये तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट थी। अब मुझे अब बताएं कि जो वो कॉम्बैट में जाते हैं, देखें जो वॉर की सिचुएशन में जाते हैं, उनके लिए जो मॉरल इंजरी, अखलाकी सदमा है, उसका सोचें कि फौजियों को तो तरबियत होती है कि उन्होंने हमला करना है, और इमेजिन करें उस फौजी का, उस अमेरिकन पायलट का इमेजिन करें जिसको हुक्म दिया गया था कि यहाँ पे तुमने ड्रोन के थ्रू बॉम्ब गिराना है, उसने गिरा दिया, और आफ्टर अ वाइल उसको पता चला कि जिस टारगेट पे उसके मुताबिक उसको इत्तला ये दी गई थी कि ये दहशतगर्द है, एक्चुअली बच्चे थे, स्कूल था या सिविलियंस थे। तो इस किस्म के में बहुत सी यहाँ पे मॉरल इंट्री आती है कि वहाँ फिर वो अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो फिर उनको कोट एंड कोट PTSD के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो सदमा है, इखलाकी चोट जो है, नफ्सियाती जो बोझ है, वो टॉर्चर उनके लिए इतना अनबेरेबल हो जाता है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है तो आपको मैं रेफर करूंगा हर्ट लॉकर, आई थिंक 2008 में आई थी, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें भी और एक अमेरिकन स्नाइपर पे थी, एक्चुअली वो एक रियल स्टोरी है। एक स्नाइपर था जिसका डेडली था, उसकी प्रिसीजन डेडली थी, क्रिस काइल। तो उसकी मूवी थी, और उसमें उसके इट्स कंफर्म्ड हैदर भाई कि उसने तकरीबन 160 लोगों को स्नाइपर अटैक्स के प्रिसीजन के साथ उसने किल किया। अब जिन्होंने मूवी देखी, मैं उनको
आपका स्पॉइलर अलर्ट नहीं करूंगा, आप मूवी देखिए और उसका एंड देखिए। जी तो मेरा अच्छा, सॉरी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी जबरदस्त, मैं रेकमेंड करूंगा। अच्छा, हमारे हालिया हमें अबू गरैब जो प्रिजन है, अगर आप उसको देखें, वो वही तकरीबन स्टैनफोर्ड प्रिजन जो एक्सपेरिमेंट थी, उसका बिल्कुल वही है कि अच्छे लोग जो आम जिंदगी में शायद कभी एक कुत्ते को भी ना मारे, बिल्ली को मारे, उन्होंने ऐसा जुल्म किया इराकियों के साथ। और मैंने एमक्यूएम की बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पढ़ी कि उनके जो किलर्स थे पहले उनको चिड़िए मारते, उनसे मरवाया करते थे गर्दा दबोच के, फिर बिल्लियां मरवाते थे, फिर कि उनका दिल जो है वो सख्त होता जाए, फिर जाके वो अपनी ये इस किस्म की बर्बरियत करते थे। यही हमने नाजी जर्मनी में देखा और यही हमने अपनी फौज में देख रहे हैं अब, जो ये हमारे आईएसआई के एहलकार हैं या पुलिस के एहलकार हैं, वो इसी किस्म की। तो ये लर्न बिहेवियर है अपना डॉक्टर साहब। लर्न बिहेवियर, वो देखिए ना कि आपकी अगर मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप उसके खिलाफ बोलते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जंग कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने आप को, ठीक है। आपका साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि आप इससे जिसे कहते हैं विसल ब्लोइंग कर सकें कि दिस इज रॉन्ग, आई कांट डू इट। लेकिन जब आप बहुत इम्प्रेशनेबल यंग सोल्जर्स को ऐसी प्रेडिक्टमेंट में, ऐसे चैलेंजेस में भेज देते हैं, आप उनकी लाइफ्स देखें जब वो वापस आते हैं, और इसमें अमेरिकन मूवीज ने बहुत अच्छे पोर्ट्रे किया है कि जब वो वापस आते हैं तो वो उनकी उनकी हालत बहुत बुरी होती है अक्सर की, क्योंकि ये जो ट्रॉमा है किसी को मारने का, वो स्टे करेगा। तो अब लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान। अब जो भी हो रहा है, एक सिर्फ बात बताता है, चलो डॉक्टर साहब, वो चूंकि ये कुछ मैंने भी आपको पता है, अथॉरिटी फिगर्स का भी एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर लोगों को डॉक्टर के सफेद कोट पहना के, स्टेथोस्कोप पहना के एक कमरे में रखा, साथ एक वॉलंटियर रखा, दूसरा कमरे में एक एक्टर को रखा, और कहा कि तुम यहां से, दूसरे को कहा जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रही थी, कि तुम ये इस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दो, यहां तक मुजिर नहीं होंगे, इसके बाद दोगे तो उसको नुकसान पहुंचेगा, अगर यहां तक पहुंचे तो ये मर जाएगा। अब जब वो शॉक देने शुरू कर दिए वॉलंटियर जो था, तो वो उस बंदे ने दूसरे कमरे में उसकी चीखें सुनाई देती थी, वो चीखा, डॉक्टर ने, उसने दूसरी डॉक्टर की तरफ देखा क्या और करूं, उसने कहा हाँ हाँ कर दो, कोई नहीं, ठीक है। हाथ में उसने एक वो बोर्ड रखा हुआ जिस तरह होता है और नोट कर रहा है कुछ, एक्टर था वो, आगे करता है। वो उस हद तक चला गया जहां पर उसको बताया था कि उसके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, और बहुत जोर जोर की चीखें आई। तो उन्होंने फिर देखा कि भाई मैं करूं, उनका हाँ नहीं नहीं कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। और उस कई लोगों को आखिरी हद तक ले गए जहां पर था कि अगर हम इतनी बिजली लगाएंगे तो मर जाएगा। उसके बाद वो दूसरा जो एक्टर दूसरे कमरे में था, वो चीख मार के और फिर चुप हो गया। लेकिन ये बता रहा था कि अगर अथॉरिटी फिगर आपको हुक्म देता जाए और आप समझते हैं कि ये सही है, तो आप एक आदमी को एक एक्सपेरिमेंट में मार देंगे। हालांकि ये सब एक्टर्स थे। जी सर। बिल्कुल। तो हैदर भाई, इसमें आप आर्टिकल, चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, इसमें मैंने मॉरल डेवलपमेंट भी डिस्कस किया है, तो उसको पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लेट्स गो बैक कि इस आर्टिकल से मैंने क्या सीखा, और हमारे जो सामाईन है, हाजरीन है, वो उससे क्या कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उसकी जो पहली इम्प्लीकेशन है वो, हैदर भाई जो आपने स्लाइड दिखाई उससे दोबारा आप अगर दिखाएंगे, पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि जो, जैसे हैदर भाई भी बता रहे थे आपको कि ताकत का इस्तेमाल हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और इसी तरह जिस तरह ताकत का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हम अपने जहन को बड़ी आसानी से मनफी रुझानात की तरफ स्लाइड करने देते हैं, जिसे हम नेगेटिविटी बायस कहते हैं, मनफी रवैये, रगबत जिसे कहते हैं। तो हम, रिसर्च ने शो किया है कि हम नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं बनाए निस्बत के पॉजिटिव चीज़ों के सोचने की। अब देखिए, नेगेटिव इमोशंस जो हैं, नेगेटिव आपकी जो डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कुछ नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। और इसी तरह अब मीडिया को देख लें,
media is all about negative news. Unfortunately कुछ realistic भी हैं, लेकिन मीडिया सेल्स, मीडिया जो है वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में वो नेगेटिव न्यूज को सेल करता है. आप में इसमें कितनी के पॉजिटिव न्यूज होती हैं. हालांकि मैं आपको इस वक्त पूरी शर्त के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त हमारे यहाँ शाम का वक्त बजाय तो यहाँ पे इस वक्त अगर किसी अनफॉर्चुनेटली 10 मर्डर हो रहे हैं, कहीं 15 डकैतियां हो रही हैं, कहीं ये कुछ हो रहा है, वहाँ 10 मर्डर के साथ कोई 10,000 काइंडनेस से एक्ट भी कर रहे हैं. कोई माँ अपने घर में अपने बच्चों को खाना पका के दे रही है, कोई बाप जो है वो अभी तक अपनी मजदूरी कर रहा है. तो जो पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव न्यूज जो है वो ब्लीड ज्यादा करती है और ज्यादा नजर आती है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो पॉजिटिव तो साइलेंट होती है, तो इसलिए हमें नजर नहीं आती. तो इसलिए हमारे बहुत आसानी से हम सबका नेगेटिविटी की तरफ बेंड जो है, झुकाव जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है. तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैं आपको एक स्टडी बताना चाहता हूँ जो कि हैदर भाई आपको दिखाएगा स्लाइड. उसके लिए अब आपने जो देखा है राइट साइड पे सीडीसी का जहाँ पे डेटा है, ये सीडीसी का है, ये तकरीबन 13,000 यूएस काउंटीज हैं और उनका ये मैप है और ये तकरीबन 88% अमेरिका का रकबा कवर करती है ये काउंटीज. अब इसमें आप देख रहे हैं जो रेड स्पॉट्स हैं वहां पे सीडीसी जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये उनका बहुत क्रेडिबल अच्छा रिलायबल डेटा होता है. इन काउंटीज में जो था आपका हार्ट रेट से डेथ, कार्डियोवैस्कुलर डेथ, हार्ट की दिल की अमराज की वजह से डेथ जो है वो हाईएस्ट है. समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल. तो और जहाँ पे ग्रीन है वहां पे कम है. सीडीसी का डेटा है, क्योंकि कहीं भी अगर डेथ हो तो सीडीसी को रिपोर्ट होती है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, इसमें इनएक्यूरेसीज का कम खदशा है. बिल्कुल सर, ये तो एक्यूरेट डेटा है. उनके बाद डेथ सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मौत की वजह क्या थी. ठीक है. अब आइकन हार्ट जो कि सेलिगमैन के स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जहाँ पे मेरा स्टडीज थी, वहां पे आइकन हार्ट उनके कॉलीग्स ने, और मार्टिन सेलिगमैन भी स्टडी के वन ऑफ इस स्टडी के ऑथर हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2009 या 10 का डेटा, ट्विटर ट्वीट्स जो है वो पब्लिक डेटा होती है, तो उन्होंने इन ट्वीट्स को लिया और इन ट्वीट्स को एक बिग डेटा मशीन के थ्रू उसमें डाला और एक सिमेंटिक एनालिसिस यानी जुबान का एनालिसिस किया. उन डेटा मशीन ने आप इन काउंटीज में जो पॉजिटिव इन ट्वीट्स में पॉजिटिव वर्ड्स पिक किए गए थे उनको पॉजिटिव की कैटेगरी में डाल दिया और जो नेगेटिव वर्ड्स पिक किए गए थे उनको नेगेटिव की कैटेगरी में डाल दिया. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. पब्लिक ट्वीट्स, उसमें पॉजिटिव वर्ड ऑसम, जिनमें अच्छी बातें की गई हैं, कोई पॉजिटिव है, मुस्बत बातें हैं, उनको एक जगह डाला, और जो मनफी बातें हैं या मनफी अल्फाज हैं दो कैटेगरी बनाई, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव. और वो आप कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड. अगर किसी ने लिखा हुआ ऑसम है तो पॉजिटिव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, और किसी ने कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है, बहुत सी नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं. तो अब इन्होंने दो कैटेगरी, और उन कैटेगरी के बेस पे इन 1300 से ज्यादा काउंटीज में डेथ रेट को प्रेडिक्ट किया. ओए 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 ओए, ये तो बिल्कुल एक जैसा है. more than 80% मैचेस. ओए ओए, मतलब कि 2010 में जो मनफी अल्फाज या न्यूज थी उसकी बेसिस पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इतने लोगों को हार्ट अटैक होगा, और 2015 में सीडीसी का डेटा बताता है कि तकरीबन हूबहू 80-90% उसी जगह पर उतने ही हार्ट अटैक हुए जो ट्विटर ने 5 साल पहले प्रेडिक्ट किया था. नहीं, टाइमलाइन एक है हादिर भाई, टाइमलाइन एक है. वो एक साइड पे एक डेटा है. अब उन्होंने उस दूसरी साइड पे ट्विटर के डेटा को चेक किया कि इन काउंटीज में जहां पे ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वहां पे डेथ कैसे हुई. हो समझ गया. उन्होंने कहा कि एक ही डेटा एक ही है. तो अच्छा, डेटा एक ही टाइम सेट का है.
टाइम सेट का डेटा, वो देखे ना ऊपर लिखा हुआ हार्ट डिजीज रेट्स प्रेडिक्टेड बाय ब्रिटेन, वो एक ही टाइमलाइन का डेटा है। और उन्होंने, अब आप कुछ लोग कहेंगे इसमें से बहुत से जैसे रिसर्च में कहते हैं थर्ड वेरिएबल्स, दिस इज अ वेरी वेल डन स्टडी, उसमें बहुत से उन्होंने वेरिएबल्स कंट्रोल कर लिए कि अब किसी कोई अमीर होगा, किसी के पास ज्यादा सहूलतें होंगी, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी के और प्रेडिक्टिव फैक्टर्स हैं, मोर्टेलिटी के और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। इट वाज वेरी वेल डन, और चूंकि बहुत बड़ा डेटा था, तो बेसिकली जिन काउंटीज में नेगेटिव ट्वीट्स ज्यादा की गई, वहां पे डेथ रेट बाय हार्ट डिजीज वाज हाई एंड इट वाज आल्सो सर्टिफाइड बाय सीडीसी। इतना मेजर इम्पैक्ट है लोगों की सेहत पर मीडिया के अंदर जो खबरें हैं उनको देख कर सुनकर। तो मेरे सामईन, आप अगर जो हमने पिछली दफा बात की कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या लफ्ज आते हैं जब आपको कोई सेटबैक होता है, ठीक है, तो अगर आप उसको सीख लें, कि उसको मैनेज करना सीख लें, तो देखिए इसकी आपकी साइकोलॉजी को तो छोड़े, एक इम्प्रिसाइज साइंस है ये, तो एक बहुत क्रेडिबल हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर डेटा है, आपकी जिंदगी मौत का मसला है। अल्लाह, तो इससे बचने के लिए फिर ये है कि इस किस्म की मनफी खबरों से और अपने आप से जान बचाएं। नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि हम चूंकि इस कॉम्प्लेक्स एक हमारी एक पेचीदा सोसाइटी है, इसमें जो फरार नहीं है हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसमें हमें जो है ना वो कुछ चीजें छोड़नी होंगी, और वो चीजें अगर मैंने लिखी है कि हमें कुछ अपने आप का, अब स्पेशली जो भी सुन रहा है मेरी बात, अपने घर में जिसके पास पावर है हैदर भाई, वो चाहे वो बाप है, चाहे वो बड़ा भाई है, चाहे वो एक सास है, चाहे वो एक किसी भी फैमिली में किसी भी पावर पोजीशन पे है, उसको सोचना होगा कि वो किसी के, स्पेशली जो उसके नीचे हैं, उनके हकूक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्योंकि आप आज छोटा सा भी माइक्रो जुर्म भी कर लेंगे, एहसास भी कर लेंगे, उनको अब्यूज भी कर लेंगे, उसके असरात जो है वो सारी जिंदगी रहेंगे। इसकी बात कर रहे हैं आप या इससे पहले वाली? नहीं, इसी की बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाली की, सॉरी, इससे पहले वाली जब स्लाइड जाएं तो उसमें एक और मेरे उस्ताद हैं, बड़े जबरदस्त है, जोनाथन हाइट, उन्होंने एक बुक लिखी है, द राइचियस माइंड, why good people are divided by politics and religion। ओहो, ये तो हमारे लिए है, ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए आजकल तो इतनी तफरीक हो गई है मजहब के तौर पर और सियासी तौर पर। तो मुझे जोनाथन भी मार्टी सेलिगमैन के स्टूडेंट थे और मेरे उस्ताद रह चुके हैं। तो जॉन हाइट का ये कहना है कि ये जो हम इतनी ज्यादा पोलराइजेशन में, और स्पेशली आप देखें बात हम फैमिली में होते हैं, और अगर आप प्रिसाइसली ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते हैं, मगर इस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों को नीचा करने दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तुम स्टूपिड हो, ठीक है, मैं अच्छा हूं, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम ईवल हो, मैं बड़ा हूं, मेरे पास इतना कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम छोटे हो, मैं राइट हूं, यू आर रॉन्ग। हैदर भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने जिंदगी में कितने लोग मिले होंगे आपको, आप उनसे आपको काफी हद तक बहुत आपको पूरा एतमाद हो कि मैं सही हूँ वो गलत है, मगर आप उन्हें कहेंगे कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, कितनी दफा आप उनका माइंड चेंज कर सकें? बिल्कुल सही नहीं कर सकते। हर वक्त आप कहते रहे मैं सही है तुम गलत हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। एग्जैक्टली, हम इस पोलराइजेशन में आ गए हैं, इतनी अलग-अलग हमारी सोच इतनी बहुत दूर हो गए एक दूसरे की सोच कि हमने, और ये इसकी वजह से फिर जब आप इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो, जब रिजिड पोजीशन ले लें, तो उनको डिफेंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी पावर का अब्यूज करते हैं। तो अब आप देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि हमने इतनी रिजिड पोजीशंस ले ली हैं कि हमारे पास एक कॉमन एक जुबान है, हमारी कौमी जुबान है, हमारा एक अल्लाह पे हम यकीन रखते हैं, हमारे पास एक किताब है, हमारे बहुत सी कॉमन चीजें हैं, मुझे तो अपने कल्चर पे बहुत फख्र है।
کہ میں اس دھرتی کا اس کا بیٹا ہوں. تو ہم اتنے زیادہ کہاں سے اتنے ڈیوائڈ کہاں سے ہو گئے, اور ہم نے اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشنز کیوں بنا لی, اور اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن بنا لی کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, there is no way out. اب آپ پبلکلی ڈسکورس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ نہیں یا ہم نہیں. ہماری کامن ہیومینٹی کہاں چلی گئی؟ تو اس کو کس طرح پہ ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو میں اس کے لیے تو بہت زیادہ اس کو جنریشن چلے گی. تو میں آپ سے میرے اپنے سامعین سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اس بات کو سن رہا ہے اپنے گھر میں ہے اور اس کے پاس کوئی بھی پاور کی پوزیشن ہے, باپ ہے, بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, ساس ہے, دادا ہے, دادی ہے, تو اس کا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کانفلکٹ نہیں ہے. تو یہ جو کچھ میں نے اپنے جب پوائنٹس لکھے ہیں اس سلائڈ پہ, یہ لٹرلی میری تھراپی سیشنز میں اپنے کلائنٹس سے ڈسکس کرتا ہوں, جو اکثر کہتے ہیں کہ میرا تو کانفلکٹ بہت ہے. تھراپی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ آتے ہیں جن کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, جو ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب میں ڈسکشن کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ چلے ہاؤ اباؤٹ کہ آپ یہ کہیں کہ ہیلپ می ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. میری مدد. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا کسی سے اختلاف ہے, بہت سخت ذاتی اختلاف ہو, کوئی سیاسی اختلاف ہو, مذہبی اختلاف, تو میں پہلے اس سے یہ پوچھوں کہ اچھا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں کہہ رہے ہو, پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا پوائنٹ آف ویو تو سمجھے. اچھا یہ تو سنگین ہے, یہ تو اب ہم چھوٹے اختلافات پہ بھی نہیں بات کرتے ہیں. ہم بات جلدی اپنے نا وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں ریٹریو کر جاتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے. اگلا دیکھیے کہ آئی وانٹ ٹو ہیئر یور سائڈ آف اسٹوری. ہم کتنا ٹائم لیتے ہیں کہ دوسروں کی کہانی سنیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری کہانی سے, تمہاری ورژن سے, تمہارے نظریے سے کمپلیٹلی اتفاق نہیں کر سکتا, لیکن میں اسے سننے کے لیے تیار ہوں. ہم اتفاق کو تو چھوڑے, ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب ہم سنتے ہیں کیا کرتے ہیں, ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ذہن میں جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں, ریبٹل اسے کہتے ہیں. تو آپ اسے کہیں, اس سے اگلے بندے کو ری انشورنس کروائیں. اسپیشلی میں یہ باتیں سوسائٹی, میرا نہیں خیال ہے کہ میری اور آپ کی لائف ٹائم میں ہم بہت بڑی میجر چینج دیکھیں, لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے دوست احباب کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ کو کانفلکٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ اپنی گفتگو سٹارٹ پہ پلیز کریں, بجائے یہ کہ آپ روٹ جائیں, ایک دوسرے سے ناراض ہوں. تو ان سے پوچھیں کہ میں چپ کروں گا اور میں جینوئنلی صحیح معنوں میں دیانتداری سے تمہاری پوائنٹ آف ویو سننا چاہتا ہوں. بہت سے فیملیز میں کانفلکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں آئی وانٹ ٹو ورک دس تھرو, ہم اس مسئلے کو مل کے حل کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے ہیلپ کرو کہ مجھے کون سی چیزیں جو سمجھ نہیں آ رہی. بات چیت سے آپ ایک دوسرے کو جو سمجھا سکتے ہیں وہ آپ ناراض ہو کے, شاؤٹ کر کے, غصہ کر کے, چیخ کے کبھی نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ بھی ہماری ایگوز, ہماری انائیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم کبھی اپولوجائز نہیں کرتے. تو یہ بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپولوجیز کی طرف جانا چاہیے, کہ ہم معافی نہیں مانگتے, کہ اگر غلطی ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہماری انا, ہمارا جو ایگو ہے وہ اتنا بڑا ہے, ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہم نے کوئی غلط کیا تو اس کو مانے. ایگزیکٹلی. اور اکثر جب ہم اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے جذبات کی راہ میں بہ جاتے ہیں اور کچھ غلط شلط بول جاتے ہیں. تو اس لیے سب کہنا, اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اپولوجائز کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی فیلنگز کا, اپنی جذبات کا ایسے اظہار نہیں کیا جو جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی کہنا کہ چلو میں اپسیٹ تھا, لیکن اور میں اپنے پارٹ کے لیے اپنی جو حصہ ہے اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, لیکن آگے کیا کرنا ہے. سو اگلی حضرت سلائڈ لکھائیے. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے لیے پورا کسی دن حیدر بھائی بات کریں گے. معاف کرنے کی, ہمارا مذہب جو ہے وہ, ہمارے مذہب کی جو اساس ہے وہ عفو گزر پہ ہے, کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا. اور ہم میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ, پچھلی سلائڈ کے مطابق جیسے ہم بات کر رہے تھے, ہم اتنی زیادہ پولرائزیشن لے چکے ہیں, اتنی زیادہ
गुस्से पे रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें एक दूसरे को, हमने कभी सोचा नहीं कि जेन्युइन सही मानों में माफी जब आप करते हैं, आप किसी को माफ करते हैं, तो आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरे पास हजारों सैकड़ों में स्टडीज हैं जो मैं आपको फॉरगिवनेस के यानी माफ करने के जो आपकी जो जिस्मानी सेहत पे जो असरात होते हैं वो अमेजिंग है किसी और टाइम पे, और इसकी बहुत सी अच्छी टेक्निक्स भी हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं, लेकिन एटलीस्ट आप डायलॉग से स्टार्ट करें कि आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट माई पार्ट, और ये भी कि हम लोग कभी कभार ज्यादती कर जाते हैं, समटाइम्स आई कैन बी टू मच, एंड व्हाट वुड यू, अगर आपने किसी के साथ मसला अपना सेटल करना है तो उससे पूछें कि क्या, अगर हमने आइंदा अच्छे तरीके से रहना है, ये कि घर में रह रहे हो, तो तुम्हारा क्या, व्हाट वुड यू टेल, क्योंकि जब आप उससे कोलैबोरेट करते हो, उससे उसकी राय लेते हो, तो देन यू कैन, आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन आ सकता है। आप पास्ट को, माजी को बदल नहीं सकते हैं, माजी को नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन आप मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ काम कर सकते क्या हैं। करना चाहिए हमें मिलके, ठीक। हाँ, and I would like to take specific steps so that it doesn't happen again. अगर कोई तलखी हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो आप एक दूसरे से मिल के बैठें, जैसे हमारे सोसाइटी, हमारे होता था, चौपाल होता था, जिरगा है हमारे कल्चर में, तो वो जो हमारी कल्चरल एहसास थी, जहाँ पे हम सेटल करते थे बातचीत करके, वो कहाँ चली गई। हमें उनको, उन चीज़ों को वापस लाना चाहिए, बल्कि उनको ख़त्म ही नहीं होने देना चाहिए, कि मैं और उनके थ्रू के स्पेसिफिक स्टेप्स लेना जब आपके किसी के साथ आप ज्यादती के, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जितने भी सुनने वाले हैं मेरे और आपके समेत, हमने कभी किसी के साथ नहीं की होगी, हमने की है ज्यादती और हम करेंगे आइंदा, लेकिन हमारे पास इतने स्किल्स होने चाहिए, और ये आजिज़ी के साथ स्किल होने चाहिए हैदर भाई। इसमें किसी अना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनाप्रस्ती आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। आप डिक्टेटर्स को देख लें, इस आर्टिकल को मैंने लिखने में देखा कि जब आप बहुत ज्यादा सडिस्टिक हो जाते हैं, अब जब आपको अजियत देना पसंद आ जाती है, तो आप एक टायरेंट बन जाते हैं, एक डिक्टेटर बन जाते हैं। तो हमें ना फैमिली में डिक्टेटर चाहिए, ना अपनी सोसाइटी में डिक्टेटर चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इससे तो ये जो आप बात कर रहे थे ना, शुरू में आपने बात की कि जो हमारी तरबियत और इक़दार और अकायद हमें पढ़ाए गए हैं, अगर ये इस किस्म का रवैया हम घर में इख्तियार करें, माँ बाप आपस में एक दूसरे से, मियाँ बीवी, औलाद के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ, तो फिर आगे चल के जो सोसाइटी है उसके अंदर इस किस्म का एक माहौल पैदा होगा कि हम दूसरे को भी जगह देंगे थोड़ी सी इख्तलाफ राय रखने का, उसकी राय को समझने का, उसके साथ मिलकर एक मुस्बत तरीके से इस इख्तलाफ को आगे चलने का, कि हम इसको बेहतर तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त आपने बात, माशा। बिल्कुल हैदर भाई, ये मैंने क्या बात करनी थी, हमारे कल्चर, मैं आपको अपनी कल्चर की कहानी सुना रहा हूँ, मैं आपको अपनी, हमारी जो ह्यूमन साइंसेस ने तरक्की की है, स्पेशली पॉजिटिव साइकोलॉजी ने तरक्की की, मैं उसकी कहानी, मैं तो एक सिर्फ रिले कर रहा हूँ मैसेज, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लास्ट बात करते हैं कि एम्पैथी की, वो जो अगली स्लाइड है, वो मेरी आखिरी स्लाइड है, वो ये कि हमदर्दी, इसके अलावा मुझे कोई बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा। एम्पैथी और सिंपैथी की जो ट्रांसलेशन है, मेरे पास एक बहुत अच्छी उर्दू डिक्शनरी है, उसमें भी यही है कि हमें, जब तक हम अपने आप को दूसरों की जगह पे रखे, उनके शूज में, जैसे कहते हैं पुटिंग इन अदर्स शूज, फील ना करेंगे कि उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, स्पेशली जब किसी के साथ बुरा बर्ताव होता है। और हमने देखा है कि पब्लिकली हमें देखा है कि जैसे अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिलीज में नौकरों के साथ बर्ताव हुआ है, इट्स बहुत अफसोसनाक की बात है। और उनके इमोशंस क्या हैं, वो इसको सोच क्या रहे होंगे, और उनमें इंतकामी जज्बा क्या होगा। जब भी आप किसी, मैंने आपको क्लियर कर दूं बात सारे सुनने वालों के लिए, कि जब आप किसी पावर को अब्यूज करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वो
परपिट्रेटर जिस पे आप कर रहे हैं उस पे को तो नुकसान होगा ही होगा, ये आपके लिए भी बहुत खतरनाक बात है, ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको इन द लॉन्ग रन आपको हॉन्ट करेगी। तो उसकी जो मेरे जो थेरेपी सेशंस में कुछ चीज़ें जो हेल्प करती हैं वो मैं आप हमेशा कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एम्पैथी कैसे करूँ, हमदर्दी कैसे करूँ, तो उनसे मैं कहता हूँ कि पहला तो जब भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टैंड्स लिए हो ना वर्ल्ड व्यू के बारे में, अच्छाई बुराई की, जैसे कि हम बात कर रहे थे आई एम राइट, आई एम यू आर रॉन्ग, तो वो आपकी एम्पैथी को कम कर देता है। में बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के रवैये नहीं रखने चाहिए, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जीती जात की अलामत है कि हाउ सॉफ्ट एंड हाउ कंपैशनेट, बहुत ही कंपैशनेट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप देखिए अब हमारी पहली जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका जो खुदा है जिसने आपको बनाया है उससे ज्यादा कंपैशनेट और मर्सीफुल जब कोई हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या हक है कि हम दूसरे बंदों पे उस कंपैशन को एक्सटेंड ना करें। उसके लिए आपको पूछें कि अगर आप में क्यों नहीं वो हो रहा है, तो पूछें कि एम आई सेइंग और डूइंग, क्या मैं कुछ चीजें ऐसी कह रहा हूँ या कर रहा हूँ और इस तरीके से कह रहा हूँ कि मेरे जो, हालांकि मैं बात सही कर रहा हूँ लेकिन मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त अहबाब मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप से पूछें, अपना मुहासबा करें, अपने आप से डायलॉग करें। मेरा पहले भी सेशन में भी यही था और आप भी है कि जब तक आप अपनी ट्यून नहीं करेंगे, अपनी इंटरनल डायलॉग से आपकी ट्यूनिंग नहीं होगी, तो तब तक आपको अपनी प्रोसेस का पता नहीं चलेगा। सेकंड है कि इफ आई वर इन हिज और हर शूज, अगर मैं उसकी जगह ये होता, उसी जगह पे होता और मेरे से कोई ऐसे बात करता या मेरे से कोई ऐसे रवैया करता, तो मुझे कैसा फील होता। बहुत तो ये इस आर्टिकल लिखने से मुझे सिर्फ इसको मैं लुबे लुबाब इसी पे करता हूँ कि हमें अपने इंडिविजुअली स्टार्ट करना है हैदर भाई, ज़ात से शुरू करना है, हर चीज ज़ात से स्टार्ट करना है। और हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, देखिए कुछ चीजें जब आप हमारी नीयत अच्छी होगी तो ऊपर वाला भी हमारे ऊपर कलेक्टिवली कर्म करेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे वो कहानी भी सुननी थी आपके अगवा होने की, लेकिन वो अगली नशिस्त में सुनेंगे, बिकॉज उसी से इब्तदा करेंगे कि आपने कैसे, वो मैं नहीं बताता अभी। खैर, तो डॉक्टर साहब बहुत 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 क्लियर है, ज़ात से शुरू करें, अपने आप के दूसरों के जो है ना उनके जाविये से देखें, अपने आप को इतना सख्त ना करें कि आप दूसरे की बात समझने के लिए तैयार ना हो। जरूरी नहीं है कि आप उसकी बात माने, आपको बहुत जरूरी है कि उनसे पूछें कि अच्छा अगर हमने इस इख्तलाफ को दूर करना है तो क्या तरीके इख्तियार मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं जिसको हम करें। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान ताला ये हमारे फौजी जर्नैल आसिम मुनीर जर्नैलों को, हमारे जो आले ओहदेदार हैं हुकूमत में, अदलिया में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, उनको वो मैं तो दुआ करता हूँ कि उनके खानदान, उनके बीवी बच्चे, बीवियां, बच्चे जो औलाद अगर ये देख रही हैं उनसे कहें कि प्लीज इसको देखें, शायद उनको इसके अंदर कुछ एक किरण ऐसी नजर आई कि अल्लाह सुब्हान ताला उनके दिल बदले। इसलिए दिल का राज वही जानता है और वो किसी भी वक्त किसी का दिल और जहन तब्दील कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी काविश जारी रहेगी, लोग जो पाकिस्तान में इसको देखते रहें। प्लीज आपको बहुत इससे जाती तौर पर फायदा होगा, इज्तिमाई तौर पर फायदा होगा। पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले उनको हिम्मत मिलेगी। अल्लाह सुब्हान ताला उनको हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बेचारे शहीद हो गए हैं, ज़िले शाह, अरशद शरीफ और बाकी ऐसे लोग, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, अगर वो ये सुन सकते हैं शायद इससे उनके अंदर भी एक हिम्मत हो कि वो इस मुश्किल हालात का सामना कर सकें, उनके खानदान वाले, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, और अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब।